हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम रुक्मणी प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट वैल्यू वन का क्वेश्चन देखते हैं। सेट नंबर वन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू वन है और आज हम सेट नंबर वन देखते हैं। सेट नंबर वन का शुरू का 50 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर वन है कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से पृथ्वी पर किस वाहन से लौटे हैं? ऑप्शन ए है सोइज कैप्सूल, ओरियन कैप्सूल, स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल या अपोलो कैप्सूल। इसका आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल। किस वाहन से लौटे हैं? स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से। अब यहाँ पर सोइज कैप्सूल कहाँ का है? सोइज कैप्सूल रूस का है। सोइज कैप्सूल रूस का। ओरियन और अपोलो कैप्सूल कहाँ का? USA का, नासा का। ओरियन और अपोलो कैप्सूल USA का, नासा का। अब सुनीता विलियम्स और बिचमोर के बारे में जानते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतरिक्ष स्टेशन में लगभग 9 महीना से अधिक समय तक रही थी। 9 महीना से अधिक समय तक रही थी। और यह कहाँ पर लौटी है? फ्लोरिडा तट पर। कहाँ पर लौटी है? फ्लोरिडा तट पर। फ्लोरिडा तट कहाँ है? मैक्सिको की खाड़ी में। फ्लोरिडा तट मैक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा तट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि जब समान ब्याज दर पर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। अधिकांश लोग बंद पत्र धारण करना पसंद करेंगे। मुद्रा की पूर्ति में किसी भी वृद्धि से ब्याज दर और गिरावट में अधिक गिरावट आएगी। अधिकांश लोग ब्याज दर में और गिरावट का अनुमान लगाए। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा आंसर अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। भारत में मौद्रिक नीति प्रणाली का कंट्रोल कौन करता है? RBI करता है। RBI का गठन का एक्ट कौन सा है? RBI का गठन का एक्ट 1934 है। और RBI का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ। अब यहाँ पर देखिए कि RBI का जो मुख्यालय था 1935 से 1937 तक जो इसका मुख्यालय था वो कलकत्ता था। यहाँ से अभी वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है यानी हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में। अब यहाँ से देख लेते हैं कि RBI के पहले गवर्नर कौन बने थे? RBI के पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ। RBI के पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ। और RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख जी। RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। अब यहाँ पर देख रहे थे RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। RBI के वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा कौन से क्रम के हैं? 26वें क्रम के। और जो 25वें क्रम के गवर्नर थे वो थे शक्तिकांत दास। वो कौन थे? शक्तिकांत दास, जो 25वें क्रम के थे, जो वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। चलिए क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रागलन संयंत्र की संख्या सबसे अधिक है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम प्रागलानों की संख्या है। अगर बोलेगा कि भारत में सर्वप्रथम एल्युमिनियम का कारखाना कहाँ खोला गया था? एल्युमिनियम का कारखाना कहाँ खोला गया था और कब खोला गया था? तो यह 1937 में खोला गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में खोला गया था। भारत का पहला एल्युमिनियम का कारखाना। एल्युमिनियम उत्पादन में पहला जो स्थान है
वो चीन का। पहला स्थान किसका है? चीन का। और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। दूसरा स्थान किसका है? भारत का। एक है कंपनी नाल्को। क्या है? नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी कंपनी लिमिटेड। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसका गठन कब हुआ था? 1981 में हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था? फ्रांस के सहयोग से हुआ था। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका हेड क्वार्टर है, यानी कि मुख्यालय है। चलिए अब क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन आया कि मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और नॉर्थ साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर होते हैं। 79 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री या 70 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब यहाँ से विश्व के प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं। डेजर्ट, विश्व का प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं। विश्व का प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं। इसको थोड़ा हटा लेते हैं। तो विश्व का प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं। जैसे विश्व का प्रमुख मरुस्थल, जैसे सहारा अफ्रीका का, सहारा अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का बारोटन, सिम्पसन और गिब्सन। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। गोबी मरुस्थल मंगोलिया प्लस चीन। मंगोलिया और चीन दोनों में फैला हुआ है। कालाहारी बोत्सवाना। कालाहारी कहाँ का? बोत्सवाना का। और आटागामा कहाँ का? चिली का। आटागामा चिली का। दस्त कबीर और दस्त लूट कहाँ का है? ईरान का। दस्त कबीर और दस्त लूट कहाँ का है? ईरान का। अब यहाँ से पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा? कि कोरापुट जिले में पंचपट मौलिक भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? कोरापुट जिले में पंचपट मौलिक भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? तांबा के लिए, मैग्नीज के लिए, बॉक्साइट के लिए या लो अयस्क के लिए? इसका आंसर हो जाएगा लो अयस्क के लिए। और यहाँ पर तांबे के लिए देखते हैं। तांबा के प्रमुख खान, जैसे तांबा का प्रमुख खान हो जाएगा राजस्थान का खेतरी, मध्य प्रदेश का बालाघाट, और झारखंड का सी भूमि। सबसे ज़्यादा जो तांबा उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट से होता है। सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश के बालाघाट से हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा के प्रांतों का विलय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हो गया? तृतीय, प्रथम, द्वितीय या तृतीय? चतुर्थ और मंगला मराठा कभी हुआ नहीं। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा तृतीय में। इसी तृतीय मराठा युद्ध में पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था। पेशवा पद समाप्त हो गया था। प्रथम जो मराठा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1775 से लेके 82 तक। 1775 से 82 तक। दूसरा हुआ 1803 से 1805 तक। और तीसरा जो हुआ मराठा युद्ध वो हुआ था 1812
17 से 19 के बीच में। कब हुआ था? 1817 से 19 के बीच में। पेशवा पद की समाप्त कर दिया था 1818 में। पेशवा पद समाप्त हो गया 1818। मराठा का दो टैक्स बहुत फेमस था। मराठा का दो टैक्स बहुत फेमस था। एक था चौथ और सरदेशमुख। चौथ और सरदेशमुख। मराठा में अष्ट प्रधान रहते थे। मराठा में अष्ट प्रधान रहते थे। अष्ट प्रधान। और अगर अष्ट दिग्गज कह दे, तो केडीआर के शासनकाल में, यानी कृष्ण देव राय के शासनकाल में आते थे। कुछ महत्वपूर्ण इसका हम संधि देख लेते हैं। किसका? मराठा का। जैसे सूरत की संधि। सूरत की संधि कब हुआ? 1775 में। पुरंदर की संधि कब हुआ? 1776 में। उसके बाद सालाबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में। बसीन की संधि कब हुआ? 1802 में। फिर ग्वालियर और पूना की संधि 1817 में। चलिए क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह 1861 के विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? आरजी भंडारकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, द्वारकानाथ टैगोर या महादेव गोविंद रनाडे यानी एमजी रनाडे। इसका आंसर हो जाएगा एमजी रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे। कब किए थे? 1861 में डेट दिया हुआ। अब यहाँ पर देख लेते हैं एमजी रनाडे पूर्णा सार्वजनिक सभा का भी गठन किया है। एमजी रनाडे पूर्णा सार्वजनिक सभा का भी गठन किया है। पूर्णा सार्वजनिक सभा का गठन कब किए थे? 1867 में। और द्वारकानाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना। द्वारकानाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना द्वारकानाथ टैगोर कब किए थे? 1838 में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? आर्टिकल 20, 23, 25 या 19। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 23। यहाँ पर 24 में कहा गया है, यहाँ पर 24 नहीं दिया। 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कल और कारखानों में काम करने पर क्या है? रोक है। अब यहाँ पर 25 है धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 हो गया। 20 में पहले आर्टिकल 20 अपराध के दोष सिद्धि के विरुद्ध है। अपराध के दोष सिद्धि। अब यहाँ पर एक आर्टिकल 22 भी है। यहाँ पर 20 है। 20 कहता है कि अपराध यानी 20 पहले अपराध करेगा, उसके बाद क्या होगा? गिरफ्तार होगा। यानी यह गिरफ्तारी से संबंधित आर्टिकल 22 है और अपराध से संबंधित आर्टिकल 20 है। अब यहाँ पर आर्टिकल एक और है 23, जो कि 23 हमारा आंसर हुआ। एक है 19 बहुत महत्वपूर्ण है। 19 का थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। 19 क्या कहता है जो देखिए। 19 में क्या है? 19 में कहता है कि 19 आर्टिकल जो है वह नागरिकों को अधिकार के बारे में बताता है। यानी 19 जो है वो नागरिकों को अधिकार के बारे में बताता है। बतलाता है। जैसे आर्टिकल 19 का एक या इसी को आप आर्टिकल 19 का एक में कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी इसका हम एवं ले लेते हैं 19 का। फिर भी 19 का बी कहता है कि शांतिपूर्ण आप सम्मेलन कर सकते हैं। बी कहता है कि आप शांतिपूर्ण क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। और 11 और 19 का सी, 19 का सी कहता है कि सम्मेलन के लिए आप संघ बना सकते हैं। यानी इसमें संघ की चर्चा किया गया 19 का सी में। 19 का डी में कहा गया कि पूरे देश में घूमने की आज़ादी होती है। पूरे देश में घूमने की आज़ादी होती है। और 19 का ई जो कहता है कि आप पूरे देश में घूम रहे हैं तो कहीं बस भी सकते हैं, मतलब कि बस जाने का अधिकार के बारे में कहा गया। बस जाने का अधिकार के बारे में कहा गया। 19 का ए बी सी डी ई एफ जी जो है, 19 का जी, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर ई होगा, एफ है। एफ के बारे में थोड़ा बता देंगे, अभी इसको होल्ड करते हैं। ये हो गया 19 का। फिर जी, 19 का जी में कह रहा कि व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। क्या करने का अधिकार है, व्यापार और कारोबार, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार। आर्टिकल 19 का एफ था संपत्ति का अधिकार। क्या था, संपत्ति का अधिकार। इसे हटाकर कहाँ रख दिया गया, कानूनी अधिकार, जो कि यह मौलिक अधिकार का भाग था। किसका भाग था, मौलिक अधिकार का भाग था। यानी कि आर्टिकल जो 19 है वो फंडामेंटल राइट में आता है। किसमें आता है, फंडामेंटल राइट में आता है, यानी कि मूल अधिकार में आता है। मूल अधिकार का आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 12 से 35 तक। भाग कौन सा है, भाग 3 है। यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को हटाकर कहाँ रखा गया, कानूनी अधिकार में। कानूनी अधिकार में आर्टिकल 300 का ए में रखा गया। संविधान का संशोधन अगर पूछ दे तो संविधान का जो संशोधन था, संविधान संशोधन था, कौन सा संविधान संशोधन था इसका, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, मोरारजी देसाई। मोरारजी, उस समय मोरारजी देसाई कौन थे, प्रधानमंत्री थे। चलिए अब क्वेश्चन अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी फसल, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूपांतरित फसल है। बीटी बैगन, टमाटर, सरसों या बीटी कपास। इसका सही आंसर हो जाएगा बीटी कपास। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा। बीटी कपास कैसा पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का गांधीवादी सिद्धांत है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता का संरक्षण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना या ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन का आर्टिकल कौन सा है, 40 है। ग्राम पंचायत का गठन का आर्टिकल 40 है। नगर पालिका को कार्यपालिका से अलग करना आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 50 है। समान नागरिक संहिता का आर्टिकल कौन सा है, 44 है। और समान कार्य के लिए समान वेतन का आर्टिकल कितना है, 39 का डी है। तो गांधीवादी का सिद्धांत, गांधीवादी का जो सिद्धांत था वो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित था। गांधीवादी का सिद्धांत किसका था, ग्राम पंचायत के गठन के सिद्धांत पर था। यानी कि अब डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। चलिए अब क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि तुगलकाबाद शहर, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक खान या फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तो यहाँ पर तुगलकाबाद को अपनी राजधानी भी बनाया था, तुगलकाबाद को राजधानी भी बनाया था तो गयासुद्दीन तुगलक। अब यहाँ पर तुगलकाबाद जो शहर वो कहाँ है, वो दिल्ली में। तुगलकाबाद शहर कहाँ है, दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मध्यान्ह सभा के निम्नलिखित में से विकल्पों में से सही से नियोजित करें। गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा राज फुले या नरोजी फिरदौसी। आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा राज फुले या नरोजी फिरदौसी। आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख या फिरोजी नरोजी। अब यहाँ पर देखिए प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग यहाँ भी है और आत्माराम पांडुरंग यहाँ भी है। यहाँ आत्माराम पांडुरंग, यहाँ भी आत्माराम पांडुरंग, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यंग इंडिया के स्थापना कौन किए थे? यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा। यहाँ पर है ज्योतिबा फुले, यहाँ पर है गांधी जी। यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। वैसे इसका देख लेते हैं। जैसे वो प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन नंबर, सत्यशोधक समाज के बारे में बोले। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राज फुले, इसका गठन हुआ था 1873 में। इनका एक पुस्तक था गुलामगिरी पुस्तक, गुलामगिरी पुस्तक। इनका पुस्तक का नाम क्या था? गुलामगिरी पुस्तक। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामला दास कॉलेज भावनगर, देवेंद्र कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद या स्टीफेंस कॉलेज सूरत। इसका सही आंसर है श्यामला दास कॉलेज भावनगर। अब यहाँ पर गांधी जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि 1893 में गांधी जी अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा लड़ने गए थे। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह अफ्रीका में किया था। सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ किए थे? अफ्रीका में किए थे। और भारत में कहा गया था 1917 का चंपारण में, 1917 का चंपारण। और सबसे पहले चंपारण के बाद सबसे पहले भूख हड़ताल जो किए थे वह अहमदाबाद के मिल मजदूर के लिए किए थे। अहमदाबाद के मिल मजदूर के लिए कब किए थे? 1918 में सबसे पहले भूख हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद गुजरात के खेरा में कार नहीं दो आंदोलन चला था। गुजरात के खेरा में कार नहीं दो आंदोलन चला था। कब? यह भी चला था 1918 में। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू, बुद्धू भगत और तेजा भगत, बुल्लू मनेक, जोधा मनेक, यात्रा भगत और सहयोगी था। तो कौन किए थे? सिद्धू कान्हू, भैरव और भी थे लोग थे, भैरव चांद। सिद्धू कान्हू, भैरव और चांद, 4 व्यक्ति थे। संथाल विद्रोह को दामन एकवा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। संथाल विद्रोह को क्या नाम दिया गया? दामन। संथाल विद्रोह, दामन। एक मिनट, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। संथाल विद्रोह, क्या? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को दामन एकवा कहते हैं। दामन एकवा कहिए या तो इसको संथाल प्रार्थना भी कर सकते हैं। संथाल प्रार्थना भी कर सकते हैं या दामन एकवा कर सकते हैं। यह जो फैला हुआ था वो भागलपुर से, या कहाँ से? भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक फैला हुआ था। भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक फैला हुआ था। संथाल विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था, कहाँ हुआ था? प्रारंभ जो हुआ था वो भागनीडीहा में हुआ था। कहाँ हुआ था?
नीहा में हुआ था। और यहाँ पर भारत में जो सबसे ज़्यादा जो हिंसक जनजातीय विद्रोह था वो संथाल था। भारत में सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा हिंसक जो विद्रोह था हिंसक जो विद्रोह था वो संथाल विद्रोह ही था। सबसे हिंसक विद्रोह संथाल विद्रोह ही था। और इसे जो दबाने के लिए वो आए थे, यह विद्रोह को जो दबाने के लिए आए थे वो कमिश्नर ब्राउन थे। वो कौन थे? कमिश्नर ब्राउन। कमिश्नर ब्राउन और मेजर मेजर का नाम क्या था? जनरल लॉयड। जनरल लॉयड यानी कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड से यह विद्रोह को दबाया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 15 कह रहा है कि स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? अश्विनी कुमार दत्त, पीवी दास, प्रफुल्ल चाकी या राजाराम मोहन राय? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेश बांधव समिति का जो गठन हुआ था कब हुआ था? बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। स्वदेश बांधव समिति का गठन बंगाल विभाजन के बाद बंगाल बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ? 9 जुलाई 1905 को हुआ था। 9 जुलाई 1905 को हुआ था। स्वदेश बांधव समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त को 6 अगस्त 1905 को हुआ था। 6 अगस्त 1905 को हुआ था। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। इसमें डिटेल क्या देखें, जैसे कि स्वदेश बांधव समिति है, खुदीराम बोस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। खुदीराम बोस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। खुदीराम बोस के बारे में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित थे। मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था? 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था? 1908 में हुआ था। खुदीराम बोस को जो फांसी दिया गया था वो 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। और प्रफुल्ल चाकी को आत्महत्या कर ली थी। इनका वजह क्या था जो जानिए। इनका वजह था कि मुजफ्फरपुर सेशन का जो जज था मुजफ्फरपुर सेशन का जो जज था उसका नाम था किंग्सफोर्ड। उसका नाम क्या था? किंग्सफोर्ड। उसका नाम क्या था? किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंके थे। किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंके थे। उस समय गाड़ी में कैनेडी की पत्नी कौन? कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी थी। जिसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया था। और प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए थे। तो किससे संबंधित था? मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसका नियंत्रण हुआ था? चरमपंथी का, क्रांतिकारी का, नरमपंथी का या इनमें से कोई नहीं? 16 का सही होगा ऑप्शन नंबर सी, नरमपंथी का कंट्रोल हुआ था। किसका हुआ था? नरमपंथी का हुआ था। किसका? नरमपंथी का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नरमपंथी और क्रांतिकारी यानी कि नरम दल और गरम दल। जो गरम दल में जो मेंबर थे वो थे लाल बाल पाल, अरविंदो घोष। लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष थे। और कौन थे? अरविंदो घोष थे। यह जो विभाजन हुआ था वो अध्यक्ष के पद को लेकर हुआ था। किसके लिए हुआ था? अध्यक्ष के पद को लेकर विवाद हो गया था।
अध्यक्ष के पद को लेकर विवाद हो गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी पूछ रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी पूछ रहा है। नाभिक दूरी कितना होता है? 2 सेंटीमीटर आता है और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर आता है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर आता है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि मानव नेत्र का जो वस्तु की छवि बनती है, वस्तु की जो छवि बनती है वो कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। और आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रण कौन करता है? आइरिस करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रण कौन करता है? आइरिस करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रण कौन करता है? आइरिस करता है। और आइरिस का जो मध्य भाग है उसको क्या कहते हैं? पुपिल कहते हैं। पुपिल कहते हैं, PUPIL, पुपिल कहते हैं। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 का रहा कि एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी FL बराबर 10 सेंटीमीटर है। पानी में डुबा दिया, यानी कि 10 सेंटीमीटर से उसका उत्तल लेंस की तरह वो कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ये तो सब जानते ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटोइलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल उपकरणों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटोवोल्टेइक सेल, फोटो चार्जर सेल, फोटो डायोड या फोटोकेमिकल डायोड। इसका सही ऑप्शन होगा वो फोटोवोल्टेइक सेल। क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल में 2 या 2 से अधिक अर्धचालकों की परत होती है। फोटोवोल्टेइक जो सेल है इसमें 2 या 2 से अधिक अर्धचालकों की परत होती है। फोटोवोल्टेइक सेल में फोटोवोल्टेइक सेल में 2 या 2 से अधिक अर्धचालकों की परत होती है। 2 या 2 से अधिक अर्धचालकों की परत होती है, जिस पर एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। अब यहाँ पर चलिए एक प्लस होता है, यानी कि एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हाईली धूमकेतु कि सूर्य के चारों ओर गति नहीं होती है। दौड़ने गति, सरलवर्ती गति, स्थानांतरित गति या सभी प्रकार की गति। जो हाईली धूमकेतु की जो गति है वो क्या होती है? उच्च दीर्घवृत्तीय गति होती है। कैसी गति होती है? उच्च दीर्घवृत्तीय गति होती है। क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D सही प्रकार की गति नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा कि केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? न्यूटन के प्रथम नियम पर, न्यूटन के द्वितीय नियम पर, कोणीय संवेग के संरक्षण पर या रेखीय संवेग के संरक्षण पर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोणीय संवेग के संरक्षण पर। इसका जो सेकंड लॉ है, यानी कि यही तो द्वितीय लॉ है। द्वितीय लॉ में एक चीज़ और बोला गया है कि समान क्षेत्रफल क्या होता है? समान क्षेत्रफल का नियम, समान क्षेत्रफल का जो नियम है, समान क्षेत्रफल का नियम dA/dt क्या होता है? नियत होता है। dA/dt क्या होता है? नियत होता है। इसका जो फर्स्ट लॉ है, केपलर का फर्स्ट लॉ में कहा गया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करते हैं। कैसा उनका गति है? दीर्घवृत्ताकार गति है, जिसका केंद्र का क्या है? इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर कौन सा हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। चलिए अगला, सूर्य मतलब सूर्य। चलिए ऑप्शन नंबर
ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती है। निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय या पहले अनुचुंबकीय फिर प्रतिचुंबकीय। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिचुंबकीय का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रतिचुंबकीय जैसे कॉपर हो गया, कॉपर पारा हो गया, फिर ब्रोमीन हो गया, सिलिकॉन हो गया। लौ चुंबकीय में लोहा निकेल कोबाल्ट, लोहा निकेल और कोबाल्ट। और अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय जिसमें कुछ कुछ है उसमें चुंबक का गुण रहा है, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम। द्वि परमाणु गैस, द्वि परमाणु गैस जैसे एग्जाम्पल ऑक्सीजन हो गया। फिर संक्रमण धातु ले लीजिए, फिर संक्रमण धातु ले लीजिए। यानी कि प्रतिचुंबकीय का एग्जाम्पल कॉपर, Ag, पारा, ब्रोमीन और सिलिकॉन। लौ चुंबकीय लोहा निकेल और कोबाल्ट। अनुचुंबकीय एल्युमिनियम हो गया, दो परमाणु जैसे ऑक्सीजन हो गया और संक्रमण धातु हो गया। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या करें? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? परऑक्सीसोम, पॉलीसोम, लाइसोसोम या माइक्रोसेम्स, या क्या है? माइक्रोसेम्स। इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीसोम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीसोम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीसोम। प्रोटीन राइबोसोम द्वारा मैसेंजर ऑफ आरएनए के द्वारा ही किया जाता है। प्रोटीन राइबोसोम के द्वारा मैसेंजर ऑफ आरएनए के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा? कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मार्क रूबा, मार्क कार्नी, मार्क रूटो या मार्क नेल्लो। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मार्क कार्नी। जो कौन से क्रम के हैं? 24वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं? 24वें क्रम के हैं। इस किसके जगह पर आए? जस्टिन ट्रूडो की जगह पर। इससे पहले कौन थे? जस्टिन ट्रूडो थे। जस्टिन ट्रूडो, टूडे इसे कह सकते हैं जस्टिन ट्रूडो थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 क्या था? 25 है कि भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? चेन्नई, बेंगलुरु, कटक या हैदराबाद। ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? खेल दिवस, अंतरिक्ष दिवस, विज्ञान दिवस या भाषा दिवस। इसका सही आंसर हो जाएगा खेल दिवस। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। जैसे 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न उसका, यानी कि मेजर ध्यानचंद जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ? यूपी में। प्रयागराज कहाँ? यूपी में। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर कहते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, यह शुरुआत हुआ था 1991 में, 1991 में। उस समय इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि इसका नाम बदलकर, इसका नाम कब बदला गया था? 6 अगस्त 2021 को। कब बदला गया था? 6 अगस्त 2021 को। नाम बदलकर इसका क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद। क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका जो इनामी राशि है वो कितना है? 25 लाख रुपया। इनामी राशि कितना है? 25 लाख रुपया इसका इनामी राशि है। इसका इनामी राशि कितना है? 25 लाख रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है सी एस सेठी। क्वेश्चन है सी एस सेठी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कौन से क्रम के अध्यक्ष का पदभार संभाला? 25वां, 26वां, 27वां या 28वां। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन से क्रम के? 27वें क्रम। एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। एसबीआई के अभी
जो इस 27वें 26वें थे दिनेश खारा। 26वें कौन थे? दिनेश खारा जी थे। 26वें कौन थे? दिनेश खारा। एसबीआई एक सरकारी बैंक है। एसबीआई के प्रधान अध्यक्ष कौन थे? जॉन मथाई थे। एसबीआई के प्रथम महिला अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य थी। प्रथम महिला अगर अध्यक्ष करेगा तो कौन थे? अरुंधति भट्टाचार्य थी। प्रथम महिला अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर एसबीआई किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या किया था? एसबीआई किया गया था। 1955 में इसका एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 है मिलान करना। बेंगलुरु, कोरबा, जमशेदपुर और मलाज का। इधर है लौह इस्पात, तांबा, बयान और एल्युमिनियम। बेंगलुरु के लिए हो जाएगा बायुआन। बेंगलुरु के लिए बायुआन। कोरबा तो ऐसे भी फेमस है किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए। कोरबा किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए। और जमशेदपुर किसके लिए? लौह इस्पात के लिए। जमशेदपुर किसके लिए? लौह इस्पात के लिए। जमशेदपुर किसके लिए? लौह इस्पात के लिए। और बच गया एक मजालखंड, जो किसके लिए हो जाएगा? तांबा के लिए। मजालखंड किसके लिए? तांबा के लिए। यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसी में ध्यान रखिएगा कि टिस्को कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। टिस्को कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1907 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा तांबा का जो खान है वो मजालखंड यूपी में है। हम पहले भी बता चुके हैं कि तांबा का जो सबसे बड़ा खान है, तांबा का सबसे बड़ा खान, तांबा का सबसे बड़ा खान कहाँ है? मध्य प्रदेश के बालाघाट में। मध्य प्रदेश के बालाघाट में, सॉरी यहाँ पर मजालखंड में है। कहाँ है? मजालखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आगे की तरफ। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है जो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत कितना? नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत कितना? ऑप्शन 21, 31, 36 या 52। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31। कितना हो जाएगा? 31% हिस्सा है। बिहार के अगर बात बोलेगा, बिहार का जो शहरी जनसंख्या है, बिहार का जो शहरी जनसंख्या है वह कितना है? 11.29%। कितना? 11.29% है। कितना है? 11.29% है। बिहार का कितना है? 11.29%। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बोला कि सर्वाधिक नगरीय आबादी कहाँ का? महाराष्ट्र का। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी कहाँ का? महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। सबसे अधिक नगरीय आबादी अगर राज्य में प्रतिशत को होता है, सर्वाधिक नगरीय आबादी राज्य में अगर प्रतिशत हो तो वो किसका? गोवा का है। लगभग कितना है? 62% है। लगभग कितना है? 62% है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सोमेश्वर का श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत में किसका भाग? सोमेश्वर की जो श्रेणी है वो बिहार के पश्चिमी चंपारण हिस्से में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार के पश्चिमी चंपारण हिस्से में पड़ता है। यह किसका हिस्सा है? यह किसका हिस्सा है? ऑप्शन इसमें दिया हुआ सतपुरा श्रेणी, ऑप्शन इसमें दिया हुआ सतपुरा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, शिवालिक श्रेणी या सोमेश्वर की श्रेणी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक श्रेणी, जो कि जो हिमालय पर्वत का जो हिस्सा है तो वही है। वही विंध्याचल श्रेणी यहाँ पर दिया हुआ। विंध्याचल श्रेणी यह बिहार के कैमूर रोहतास वाले क्षेत्र में, यह बिहार के कैमूर और रोहतास वाले क्षेत्र में विंध्याचल श्रेणी वाला पर्वत का हिस्सा पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन अगला चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या करें? क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक, कोसी, पुनपुन या सोनरेखा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुनपुन। कितना है? 200 किलोमीटर। कितना है? 200 किलोमीटर। अगर कोसी नदी की बात करें तो कितना हो जाएगा? 720 किलोमीटर। कोसी नदी कितना है? 720
किलोमीटर। कोसी नदी कितना है? 720 किलोमीटर। कोसी नदी कहाँ निकलती है? नेपाल के गोसाई नेपाल के गोसाई थान चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल के गोसाई थान चोटी से निकलती है। और यह गंगा में कहाँ प्रवेश करती है? गंगा में कुर्सेला। गंगा में कहाँ? कुर्सेला कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है। कहाँ? गंगा में मिल जाती है। पुनपुन नदी के बारे में जानते हैं। पुनपुन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। छोटा नागपुर के पठार से जो कि छोटा नागपुर के पठार के पलामू वाले हिस्से से यह नदी निकलता है। एक प्रकार का यह कौन सा नदी है? मौसमी नदी है। कौन सी नदी है? यह मौसमी नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 33 कह रहा है किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक सीमा रेखा एक दूसरे को काटती है? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार या रोहेलखंड का पठार? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड कहाँ? छत्तीसगढ़ में। मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर कर्क रेखा मानक सीमा रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में काटती है। कहाँ? सूरजपुर जिला में काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। पहला हो गया आपका राजस्थान, गुजरात, दूसरा गुजरात, तीसरा आपका हो गया मध्य प्रदेश, फिर हो गया छत्तीसगढ़, फिर झारखंड ले लीजिए, फिर छठा हो गया आपका पश्चिम बंगाल के आगे त्रिपुरा और मिजोरम। कितना राज्य हुए? 8 गो। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है? क्वेश्चन आ गया है निम्नलिखित में किस क्रम में भारत है? टॉमस रो, फाहियान और हेनसन। फाहियान किसके समय में आए थे? फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। कौन है? फाहियान है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन है? फाहियान है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान का एक पुस्तक बहुत फेमस था, फो क्यों की। क्या था? उनका पुस्तक बहुत फेमस है। और हेनसन आए थे हर्षवर्धन के काल में। हेनसन किसके समय में? हर्षवर्धन के काल में आए थे। इनका पुस्तक का नाम था इनका पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की। इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किनको? हेनसन को। इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किनको? इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। इन्हें क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किनको? हेनसन को। और जो टॉमस रो आए थे वो 1615 में किनके समय में आए थे? किसके समय में? जहांगीर के उस समय शासन चल रहा था। किसका? जहांगीर का। इसमें किसका शासन चल रहा था? जहांगीर का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? जहांगीर का शासन चल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि दिल्ली सल्तनत निम्नलिखित वंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? खिलजी, लोधी, सैयद या मुगल? सबसे कम समय तक शासन कौन किया था? खिलजी वंश किया था। अब इसका शासन काल देख लेते हैं थोड़ा सा, कौन कितना ईस्वी तक शासन किए थे। इसका ट्रिक है
दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। जैसे इसका ट्रिक है, भूल खिले तो सांस लो, भूल खिले तो सांस लो, भूल खिले तो सांस लो। गुलाम वंश, गुलाम वंश या गुलाम वंश। यहाँ हो गया खिलजी वंश, यहाँ खिलजी वंश। यहाँ हो गया तुगलक वंश, यहाँ हो गया तुगलक वंश। यहाँ हो गया तुगलक तुगलक वंश। यहाँ हो गया आपका सैयद वंश, यहाँ सैयद वंश। यहाँ पर एक सैयद वंश, लास्ट में लोधी वंश, लास्ट में लोधी वंश, लास्ट में लोधी वंश। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो गुलाम वंश था, कौन सा? गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक इसका कार्यकाल था। खिलजी वंश का जो कार्यकाल था 1290 से लेकर 1320 तक का कार्यकाल था। तुगलक वंश का जो कार्यकाल था वो 1320 से लेकर 1414 तक इसका कार्यकाल था। और जो सैयद वंश का जो कार्यकाल था वो 1414 से लेकर 1451 तक के कार्यकाल था। और जो लोधी वंश का जो कार्यकाल था वो 1451 से लेकर 1556 तक, सॉरी 1526 तक इसका कार्यकाल था। यानी कि अगर कार्यकाल निकालिएगा तो 84, 30, 54, 37, 75। इसका डायरेक्ट है 84, 30, 94, 37, 75। यानी 84 साल, 30 साल, 94 साल, 37 साल और 75 साल। तो सबसे ज़्यादा समय तक अगर बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा? तुगलक वंश। और सबसे कम समय तक खिलजी वंश जो 30 साल था। यहाँ पर हमारा कितना क्या आंसर हो जाएगा? खिलजी वंश जो कितने समय के लिए था? 30 साल के लिए था। चलिए आप क्वेश्चन अगला चलते, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन 36 क्या कर रहा है कि सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होमो लीग की स्थापना हुई? एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, तिलक लाला लाजपत राय, तिलक बिपिन चंद्रपाल, नेहरू और गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट कहाँ पर? मद्रास के अडियार में, मद्रास के अडियार में, मद्रास के अडियार में क्या किए थे? होमो लीग की स्थापना किए थे। क्या काम किया था? होमो लीग की स्थापना किए थे। एनी बेसेंट का अगर हम पत्रिका देखें, एनी बेसेंट का पत्रिका का जो नाम था, एनी बेसेंट का पत्रिका का नाम था न्यू इंडिया। एनी बेसेंट की पत्रिका न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ पत्रिका। और तिलक जी का पत्रिका का हम देखे थे केसरी और मराठा, केसरी मराठा भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में, और मराठा अंग्रेजी भाषा में, केसरी मराठा भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में। चलिए क्वेश्चन अब आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगला, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन का कोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? फेडरल पार्टी, अनुशीलन समिति, रिपब्लिक, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये 4 है। और होम लीग, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 4 का गठन 1924 में हुआ था। इसका जो हेड थे वो सचिंद्र नाथ सन्याल थे, सचिंद्र नाथ सन्याल थे। एक था HSR, इसका गठन 1928 में हुआ था। इसका हेड थे, फाउंडर थे चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बिलोंग करना ब्राह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्य शोधक समाज। आर्य समाज क्या हो जाएगा? शुरू से ब्रह्म समाज, राजाराम मोहन राय, ब्रह्म समाज राजाराम मोहन राय। यानी ए का 3, ए का 3 2 बना है। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, बी का 1, बी का 1। हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसमें भी 1 है, बी का 1। आर्य समाज, आर्य समाज का गठन कौन किया था? दयानंद सरस्वती, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। सी का 2, सी का 2, 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 मैच करेंगे। अब आगे चलते हैं।
सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राजपुरे। डी का 4, डी का कौन सा 4 ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया ऑप्शन नंबर सी। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती का जो पुस्तक था वो क्या था, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती का पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ की स्थापना किए थे, बेलूर मठ की स्थापना कब हुआ था, 1887 ईस्वी में। ब्रह्म समाज बोलेगा तो 1828 हो गया, ब्रह्म समाज 1828। रामकृष्ण मिशन 1897, रामकृष्ण मिशन 1897। आर्य समाज 1875, आर्य समाज 1875। सत्यशोधक समाज 1873। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा, कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है, कौन लिखा है, महात्मा गांधी। है तो सभी लोग जानते हैं। आपको कौन सा भाषा में था, यह गुजराती भाषा में, कौन सा भाषा में, गुजराती भाषा में, कौन सा भाषा में, गुजराती भाषा में। बीडी सेवाकर का पुस्तक था अभिनव भारत, अभिनव भारत, बीडी सेवाकर की पुस्तक अभिनव भारत। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक बोले एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक थी। एक था टुवर्ड फ्रीडम, एक था टुवर्ड फ्रीडम, टुवर्ड फ्रीडम। दूसरा पुस्तक, पहला और दूसरा, दो पुस्तक लिखे थे जवाहरलाल नेहरू, एन ऑटोबायोग्राफी और टुवर्ड फ्रीडम। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 40 का रहा, स्वाधीनता के पुत्र तृतीय नामक संस्था स्थापित की गई। इंग्लैंड की रथिन क्रांति के दौरान, फ्रांस की क्रांति के दौरान, अमेरिकी क्रांति संग्राम के दौरान और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका स्वतंत्र संग्राम के दौरान, अमेरिका स्वतंत्र संग्राम के दौरान, ऑप्शन नंबर सी। इसी में एक बोस्टन की चाय पार्टी फेमस है, बोस्टन की चाय पार्टी, बोस्टन की चाय पार्टी कब हुआ था, 1773 में। बोस्टन की चाय पार्टी 1773 में। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम जो है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो चला था वो 1775 से कब तक, 83 तक चला था। इसी 1783 में पेरिस की संधि हुई थी, पेरिस की संधि हुई थी, जिसके अनुसार अमेरिका को स्वतंत्रता मिली, अमेरिका को क्या मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। चलिए क्वेश्चन अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन 41 का रखे 1893 में खाली स्थान किसका गणपति उत्सव का आरंभ किया गया, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल या वल्लभ भाई पटेल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। कब किया था, 1893। इसी में 1895 बोल रहे थे, 1895 में शिवाजी उत्सव हुआ था, शिवाजी उत्सव कब हुआ था, 1895 में। बाल गंगाधर तिलक को बेनेटोन सिरोल जो थे वो भारतीय शांतियों को जनक कहे थे, किनको, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक का एक पुस्तक था गीता रहस्य, जो कि मांडले जेल में लिखे थे। बाल गंगाधर तिलक का एक पुस्तक था गीता रहस्य, गीता रहस्य कहाँ लिखे थे, मांडले जेल में लिखे थे, कहाँ लिखे थे, मांडले जेल में लिखे थे। चलिए क्वेश्चन अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 42 के 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी, दिल्ली में। 1928 वाला जो हुआ वो दिल्ली में हुआ था। 1924 में जो सचिन सन्याल किए थे वो कानपुर में किए थे। 1928 में जो चंद्रशेखर आजाद किए थे वो दिल्ली में किए थे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, सेडान का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रेसा डेनमार्क का युद्ध या साराजेवो का युद्ध। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेडान के युद्ध के बाद। कौन सा, सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगर जर्मनी का एकीकरण के जनक बोले तो कौन है, बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण के जनक कौन है, बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण के जनक, जर्मनी का एकीकरण के
जनक कौन थे? बिस्मार्क थे। कौन थे? बिस्मार्क थे। कौन थे? बिस्मार्क थे। और जो सूडान की जो संधि होती है, यानी कि किसका संधि? जो सेडान की जो संधि हुई, जो सेडान की संधि हुई, जो सेडान की संधि हुई थी, वो फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी के बीच। किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण प्रूसिया राज्य के नेतृत्व में हुआ था। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण प्रूसिया राज्य के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? प्रूसिया राज्य के नेतृत्व में हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला 44 देखिए। 44 क्या कह रहा है? यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, या कोई परिवर्तन नहीं होगी, या पहले घटती है फिर बढ़ती है? यहाँ पर कह रहा है कि ऑक्सीजन की सांद्रता जब घट जाए तो सांस लेने की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करती है? पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। रीढ़ की हड्डी नहीं करेगा। ओपरी, सेरिब्रम। रीढ़ की हड्डी इसमें भी नहीं करेगा। ओपरी, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम। यानी दो ऑप्शन बच गया, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। और उसका सही आंसर हो जाएगा पोन्स, मेडुलम और सेरिबेलम। मस्तिष्क का जो सबसे पिछला भाग होता है वो मेडुलम होता है। मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग क्या होता है? सबसे पिछला भाग, सबसे पिछला भाग क्या है? मेडुला। सबसे पिछला भाग मेडुला, सबसे पिछला भाग मेडुला। यही मेडुला जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यही मेडुला जो अनैच्छिक क्रियाओं को, किसको? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और सेरिबेलम ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। 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 और गर्म ठंडा दर्द का जो पहचान करता है वो थैलेमस करता है। गर्म ठंडा और दर्द का जो एहसास कौन कराता है? थैलेमस करता है। कौन करता है? थैलेमस। गर्म ठंडा दर्द का एहसास थैलेमस करता है। चलिए क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्वेश्चन 46 के किसी गुणसूत्र पर जीरो की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी गुणसूत्र पर जीरो की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्र या जीन लेबलिंग। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन मानचित्र। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीन मानचित्र। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेतों में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कौन सा पारा फॉर्मूला है? AIB, IAA, 2 या 4D या IBS। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 4D। अगला क्वेश्चन है कि फॉलोपियन ट्यूब के किस क्रिया में निषेचन होता है? निषेचन की क्रिया तो फॉलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन फॉलोपियन ट्यूब के कौन सा हिस्सा में होता है? इंफ्यूलिडुलम में, एम्पुला में, स्पस में या फंडस में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एम्पुला के क्षेत्र में। कहाँ के क्षेत्र में? एम्पुला के क्षेत्र में। यानी एम्पुला जो है वो फॉलोपियन ट्यूब का हिस्सा है जहाँ पर क्या होता है? निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 है कि मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फोरेट को नियंत्रित करता है? रक्त में कैल्शियम और फॉस्फोरेट को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ग्लूकोन, वृद्धि हार्मोन, या पैराथायरॉइड हार्मोन, या ग्लूकागोन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O लिखने से किसका रासायनिक सूत्र है? मोनाजाइट का, चीनी मिट्टी का, रेत का या
फेल्डस्पर का, मोनाजाइट का या चीनी मिट्टी, किसका, मोनाजाइट का या चीनी मिट्टी का या रेत का या फेल्डस्पर का। इसका सही ऑप्शन होगा किसका, चीनी मिट्टी का। चीनी मिट्टी का सूत्र क्या होगा, Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O। चलिए दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चन तक देख लिए। अगला वीडियो में हम पार्ट बी करके 50 से 100 कर देंगे, यानी कि सेट नंबर हमारा 1 क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। चलती है, अगला वीडियो में मिलते हैं।